प्रीवियस ईयर का पेपर जो 26/2/2023 को हुआ था। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगरिया सांचौर सांथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वे है। ऑप्शन ए है श्री गंगानगर, ऑप्शन बी है बीकानेर, थर्ड है जैसलमेर, फोर्थ है बाड़मेर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी श्री जैसलमेर। संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है वो जैसलमेर से नहीं गुजरता, जबकि श्री गंगानगर बीकानेर बाड़मेर इन सभी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हमारा है कि संत चरणदास जी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मेवात, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है भरतपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि राजस्थानी लोक में पहली ने काय केयो जावे। ऑप्शन ए है आड़ी, सेकेंड है गिंगरत, थर्ड है बात, फोर्थ है टपुकड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आड़ी। राजस्थानी लोक में पहली ने आड़ी कई कयो जावे। नेक्स्ट हमारा ये 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मैनिकी जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सेकेंड है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, थर्ड है न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, फोर्थ है न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। तो देखो इसमें नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर नहीं, जबकि सबसे कम साक्षरता दर जो है वो जालोर की है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता किसकी है? जालोर की। और सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? कोटा की। वहीं अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर में है। न्यूनतम लिंगानुपात ये धौलपुर में है। हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट हमारा है कि वे कौन सा कवि है जाकिरी भगत यार चमत्कार री बजे शू लोग बाने परमेश्वर रे समान वातावरण लागा हा। ऑप्शन ए है बारहट ईश्वरदास, ऑप्शन बी है राठौड़ पृथ्वीराज, थर्ड है सयाजी झूला, फोर्थ है माधोदास ददवाड़िया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारहट ईश्वरदास। वे कवि बारहट ईश्वरदास है। नेक्स्ट हमारा है कि बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र देश में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है बीकानेर, थर्ड है श्री गंगानगर, फोर्थ है जोधपुर। तो बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र कौन में स्थित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री गंगानगर। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र श्री गंगानगर में स्थित नहीं है, जबकि नागौर, बीकानेर, जोधपुर इन सभी में स्थित है। राजस्थान के हाई कोर्ट भी जोधपुर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि लाठी श्रेणी देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है जलभृत, ऑप्शन बी है जिप्सम पट्टी, थर्ड है लिग्नाइट पट्टी, फोर्थ है पेट्रोलियम क्षेत्र। तो लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलभृत। लाठी श्रेणी जलभृत से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चंदनवाला रास्य काव्य रूप श्री 150 किरण भात्रो काव्य है। ऑप्शन ए है खंड काव्य, ऑप्शन बी है मुक्तक काव्य, थर्ड है मिश्र काव्य, फोर्थ है महाकाव्य। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जो चंदन वाला रास है वो खंड काव्य है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है रणथंभौर, ऑप्शन सी है छत्रपुर, फोर्थ है दिल्ली। तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी छत्रपुर नागौर है। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी है छत्रपुर नागौर। नेक्स्ट है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ डेस है। ऑप्शन ए है सपाशनाचायम, ऑप्शन बी है रागिनी, थर्ड है भागवत, फोर्थ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी।
तो मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है वह श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। नेक्स्ट है कि विजयशाही एक प्रकार की ड्रेस है। ऑप्शन ए है कि जूती, ऑप्शन बी है आभूषण, थर्ड है पगड़ी, फोर्थ है मिट्टी का बर्तन। तो अगर हम विजयशाही की बात करें तो वो एक प्रकार की क्या है, पगड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह कौन सा है। ऑप्शन ए है श्री गंगानगर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, थर्ड है जोधपुर, फोर्थ है बीकानेर। तो राजस्थान का वह जिला जोधपुर है जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, क्योंकि ये सीमा श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर से मिलती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की भक्त कवयित्री गबरी वायरो जलम कट्ठे हुई वो। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर, थर्ड है जयपुर, फोर्थ है अलवर। तो राजस्थान रिभत्त कवयित्री गबरी वायरो जन्म जो है वो डूंगरपुर में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दोनों बागड़ में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए है महाराणा रायमल, ऑप्शन बी है महाराणा मोकुल, ऑप्शन सी है बप्पा रावल, फोर्थ है महाराणा कुंभा। तो 18वीं नहीं बल्कि 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। नेक्स्ट है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में देश श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है आरक्षित, ऑप्शन बी है रक्षित, थर्ड है अवर्गीकृत, फोर्थ है अतिसघन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षित। नेक्स्ट है सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पुंगी, ऑप्शन बी है शहनाई, थर्ड है बांसुरी, फोर्थ है मंजीरा। तो भाई बात करेंगे सपेरों की तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुंगी। सपेरों का लोक वाद्य प्रसिद्ध है तो वो पुंगी है। नेक्स्ट है कि वाल्दा सिरोही देश के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है चांदी, थर्ड है टंगस्टन, फोर्थ है तांबा। बाल्दा सिरोही ये टंगस्टन के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर देश ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है अंग्रेजी सेना, ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन डी है मेहराब खान और जयदयाल। नेक्स्ट है कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर देश ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है अंग्रेजी सेना, ऑप्शन सी है ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन सी है मेहराब खान और जयदयाल। सी आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। नेक्स्ट है कि झालावाड़ी मुख्य बोली है। ऑप्शन ए है हड़ौती, ऑप्शन बी है कठेरवाटी, ऑप्शन सी है उमटवाटी, ऑप्शन डी है सोंधवाटी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हड़ौती। झालावाड़ी मुख्य बोली हड़ौती है। नेक्स्ट है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन मुंबई राज्य को सौंपा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। ऑप्शन ए है 33 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 27 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 72 किलोमीटर। तो राजस्थान का जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण है दोनों के बीच में 43 यानी कि 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि रिट को देश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है नवंबर 2004, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2004, ऑप्शन सी है नवंबर 2011, ऑप्शन डी है अक्टूबर 2011। तो जो रिट कोर था ये अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ कौन सा है। ऑप्शन ए है शरद पूर्णिमा, ऑप्शन बी है आखा तीज, ऑप्शन सी है करवा चौथ, ऑप्शन डी है निर्जला एकादशी। तो अगर हम बात करें विवाह के लिए राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण अबूझ की, तो वो हो जाएगा आखा तीज। क्या हो जाएगा? आखा तीज। नेक्स्ट है कि मेवाड़ कला किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रस्तर मूर्ति कला से, ऑप्शन बी है आंगन चित्रण से, थर्ड है मृण कला से, फोर्थ है काष्ठ कला से। तो अगर हम बात करें मेवाड़ कला की, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये काष्ठ कला से संबंधित है। मेवाड़ कला किससे संबंधित है? ये काष्ठ कला से है संबंधित। नेक्स्ट हमारा है कि अकवाली निक्षेप देश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तावा, ऑप्शन सी है संगमरमर, ऑप्शन डी है फेल्डस्पार। तो अगर हम बात करें अकवाली निक्षेप की, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकवाली निक्षेप ये तावा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है गेटोर, ऑप्शन सी है माडल, ऑप्शन डी है बंदोली। तो अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वह बंदोली में स्थित है। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बंदोली में। नेक्स्ट हमारा है कि 1950 से लेकर 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वे है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, R.C. अग्रवाल और अमलानंद घोष। तो हमारा जो कालीबंगा था इसका उत्खनन कार्य में 50 से लेकर 53 के बीच में अमलानंद घोष का योगदान रहा था। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी में। ठीक है, और ये अमलानंद घोष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विरुद्ध छितरी, नेक्स्ट है कि विरुद्ध छितरीरा रचनाकार रो नाव है। ऑप्शन ए है श्रीधर व्यास, ऑप्शन बी है राठौड़ पृथ्वीराज, ऑप्शन सी है दुर्सा आड़ा, ऑप्शन डी है सूर्यमल मिश्रण। तो विरुद्ध छितारी रचनाकार है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्सा आड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता वानस, वेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है गणेश्वर, ऑप्शन सी है आहड़ और ऑप्शन डी है बेराठ। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहड़। राजस्थान की आहड़ सभ्यता वानस, वेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। नेक्स्ट है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं। ऑप्शन ए है जेमल पत्ता, ऑप्शन बी है राव दलपत कर्ण सिंह, ऑप्शन सी है गोरा बादल, ऑप्शन डी है भेरूजी कल्लाजी। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर हैं जेमल पत्ता की मूर्तियां। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन ए है जयपुर, अजमेर, नागौर, ऑप्शन बी है कोटा, बूंदी, बारा, ऑप्शन सी है जोधपुर, पाली, सिरोही, ऑप्शन डी है अलवर, भरतपुर और दौसा। राजस्थान का अधिकतम सोयाबीन उत्पादक है वो है कोटा, बूंदी और बारा। नेक्स्ट हमारा है कि बाप फोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में है स्थित। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, थर्ड है जैसलमेर, फोर्थ है पाली। तो जो ये बाप फोल्डर बेड है ये राजस्थान के जो हैं ये जोधपुर जिले में है स्थित। ठीक है, जोधपुर में राजस्थान के हाई कोर्ट भी स्थित है। नेक्स्ट है कि कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति है। ऑप्शन ए है मिंझर, ऑप्शन बी है सोन मिर्गला, ऑप्शन सी है लील टांस और ऑप्शन डी है मायड रो हेलो।
कन्हैयालाल सोठिया की बात करें तो इनकी है सोनमिर्गला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः डेस जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद। ऑप्शन सी है सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी। ऑप्शन डी है कोटा, बारा और झालावाड़ा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में डामोर जनजाति मुख्यतः पाई गई है। कहाँ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। नेक्स्ट है कि मालवीरी उपबोली है। ऑप्शन ए है कठेड़ी, ऑप्शन बी है थवी, थर्ड है अलवरी, फोर्थ है रांगड़ी। तो मालवीरी उपबोली कौन सी है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांगड़ी जो है वो मालवीरी उपबोली है। नेक्स्ट है कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? ऑप्शन ए है भारमल, ऑप्शन बी है भगवंत दास, ऑप्शन सी है मिर्जा, ऑप्शन सी है मानसिंह, ऑप्शन डी है मिर्जा राजा जय सिंह। तो जयपुर के शासक थे भगवंत दास। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वे है। ऑप्शन ए है झुंझुनू, ऑप्शन बी है बारा, थर्ड है सिरोही, फोर्थ है जोधपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झुंझुनू। राजस्थान का वह जिला झुंझुनू है जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है लूनी बेसिन, ऑप्शन बी है माही बेसिन, थर्ड है बानस बेसिन, फोर्थ है चंबल बेसिन। सी आंसर हो जाएगा हमारा 38 का ऑप्शन डी चंबल बेसिन। राजस्थान के चंबल बेसिन में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए है दादू दयाल, ऑप्शन बी है पीपाजी, थर्ड है जम्भोजी, फोर्थ है रामदास। तो किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो जम्भोजी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। ऑप्शन ए है दजिया, सेकेंड है दिप्पा, थर्ड है कुमारी, फोर्थ है खील। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दजिया। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? महेंद्र सिंह नहीं है। नेक्स्ट है कि पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं आवासीय विद्यालय, सुविधायुक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान और सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पब्लिक स्कूल की विशेषताएं आवासीय विद्यालय है, सुविधायुक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, ये सभी हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। सेकेंड है रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। थर्ड है किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। फोर्थ है ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है कि किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय के प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा है बाल मित्र योजना का उद्देश्य देश से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। ऑप्शन ए है बाल मजदूरी, ऑप्शन बी है लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन सी है कुपोषण, ऑप्शन डी है अंधापन। बाल मित्र योजना का उद्देश्य होता है कि ऑप्शन बी लैंगिक उत्पीड़न। बाल मित्र योजना का उद्देश्य होता है लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना। नेक्स्ट है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से लेकर 5 हेतु कार्य दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 200 कार्य दिवस 800 घंटे, ऑप्शन बी है 200 कार्य दिवस 1000 घंटे,
ऑप्शन सी है 210 कार्य दिवस 600 घंटे। ऑप्शन डी है 210 कार्य दिवस 1000 घंटे। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि आरटीई के अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होंगे, और जो हमारा होता है 6 से 8 के लिए उसके लिए 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे होंगे। नेक्स्ट है कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। ऑप्शन ए है कोई भी भूखा ना सोए। सेकेंड है हर हाथ को भोजन। थर्ड है हर भूखे को भोजन। फोर्थ है कोई भूखा ना रह जाए। तो इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। नेक्स्ट है कि कुरंजा देश जिला का शुभांकर है। ऑप्शन ए है जयपुर। ऑप्शन बी है जोधपुर। थर्ड है जालोर। फोर्थ है झालावाड़ा। अगर हम कुरंजा की बात करें तो ये जोधपुर जिले का शुभांकर है, और जोधपुर में राजस्थान की हाई कोर्ट भी स्थित है। मेहरानगढ़ किला भी यही है। जयपुर की बात करें, ये राजस्थान की कैपिटल है, इसे पिंक सिटी कहते हैं, और जोधपुर को ब्लू सिटी। जयपुर का शुभांकर चीतल है, वहीं जालोर का भालू और रिछ है, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कि पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सेवा डेढ़ वर्ष है। ऑप्शन ए है 12। ऑप्शन बी है 15। थर्ड है 17। फोर्थ है 19। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम यानी कम से कम आयु सीमा जो है वो 15 वर्ष है। नेक्स्ट है कि ददरेवा देश का जन्म स्थल है। ऑप्शन ए है पाबूजी। ऑप्शन बी है तेजाजी। थर्ड है गोगाजी। फोर्थ है देवनारायण जी। ददरेवा चूरू ये जन्म स्थल किसका है, तो ये गोगा जी का है। गोगा जी का जन्म स्थल क्या है, ददरेवा चूरू है। ठीक है, 49 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ददरेवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 150 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए है 2। ऑप्शन बी है 4। ऑप्शन सी है 5। ऑप्शन डी है 7। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया। ऑप्शन ए है 1959। ऑप्शन बी है 1961। ऑप्शन सी है 1960 और ऑप्शन डी है 1958। तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट 1961 1961 में स्टार्ट किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। ऑप्शन ए है 243C। ऑप्शन बी है 243D। ऑप्शन सी है 243A। ऑप्शन डी है 243F। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 243A। ये संविधान का अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। नेक्स्ट है कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है जोधपुर। ऑप्शन बी है बाड़मेर। थर्ड है बीकानेर। फोर्थ है जैसलमेर। ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है। हेयर ड्रेसर 18 से 40, दर्जी 18 से 40, प्लम्बर 18 से 40, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स तो केवल 4, केवल 2, 4, केवल 1 2 4 या केवल 1 2 3 और 4। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट है कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार का। ऑप्शन बी है राज्य सरकार का। थर्ड है शिक्षा मंत्रालय का। फोर्थ है संसद का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार का। आरटीई के अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है
कि राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र देश में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 3। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से सिर्फ 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। नेक्स्ट है कि कथनों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट है कि योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत। सेकंड है कि पहला गलत है, दूसरा सही। तीसरा है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। और फोर्थ है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड बिल्कुल सही है। कि योजना का उद्देश्य था कि राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए है डूंगरपुर में, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा में, थर्ड है राजसमंद में, फोर्थ है अजमेर में। तो बोहरा मुस्लिम संत थे अब्दुल्ला पीर, इनका मकबरा बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है कि विरासत योजना के अंतर्गत अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को डेढ़ ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 5% जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 5%। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। ऑप्शन ए है संघ सूची, सेकंड है राज्य सूची, थर्ड है समवर्ती सूची, फोर्थ है अवशिष्ट सूची। तो अगर भारत के संविधान में शिक्षा की बात की जाए तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, किसका विषय है? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से हैं संबंधित। ऑप्शन ए है संगीत, सेकंड है न्याय, थर्ड है मूर्तिकला, फोर्थ है खेल। तो अगर हम राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये है संगीत से संबंधित। नेक्स्ट है कि डाइट का पूरा नाम है। ऑप्शन ए है जिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, ऑप्शन बी है जिला शिक्षण संस्थान, ऑप्शन सी है जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन डी है जिला प्रशिक्षण संस्थान। डाइट की बात करें इसका पूरा नाम जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, डाइट का क्या नाम होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट हमारा है कि चंदरिया डेस संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए है एस्बेस्टस, सेकंड है जस्ता, थर्ड है तावा, फोर्थ है इस्पात। अगर हम बात करें चंदेरिया की तो ये जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, 63 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट हमारा है कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इस बार 2025 में नई करंट अफेयर लर्न करके जाना, ये पुरानी करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था। तो 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था। नेक्स्ट है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन ए है जनवरी 1543, ऑप्शन बी है जनवरी 1544, थर्ड है जनवरी 1543, फोर्थ है जून 1545। तो गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, थर्ड है 13, फोर्थ है 14। तो भारत में जो प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित करें, जिसे कि सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग,
पुंछी आयोग, राजमन्नर आयोग और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो इसमें से हमें सही युग्म को चुनना है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले सेकंड आएगा यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर आएगा फोर्थ यानी कि हमारा राजमन्नर आयोग, फिर आएगा फिफ्थ यानी कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर आएगा फर्स्ट यानी कि सरकारी आयोग, फिर आएगा थर्ड यानी कि पुंछी आयोग। नेक्स्ट है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ऑप्शन बी है महासागरीय लवणता में भिन्नता, ऑप्शन सी है बाष्पीकरण व वर्षा, ऑप्शन डी है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो अगर हम बात करें महासागरीय धाराओं की तो इनकी उत्पत्ति में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ये उत्तरदायी नहीं है, नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी। ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है कौशल, थर्ड है काशी, फोर्थ है मगध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग। मैंने आपको याद कराया था कि हमारे 16 महाजनपद थे जिसमें अंग की थी चंपा, अंग अंग में चंपा, ठीक है। काशी की थी वाराणसी, मगध की थी गिरवर राजगृह और कौशल की कौन सी थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1947। तो संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनकी अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता की समिति का, प्रारूप समिति का। वहीं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 13 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक में इसके स्थायी अध्यक्ष इसकी तीसरी बैठक में जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा जो था वो लागू संविधान सभा था जो अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जिसे लागू किया गया, इसे याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 72 कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है मीरा कुमार और ऑप्शन डी है अमृत कौर। तो भारत की पहली जो केंद्रीय महिला मंत्री थी वो अमृत कौर थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? अमृत कौर थी, ठीक है। वही यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, इसे भी याद रखना। मीरा कुमारी कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, थर्ड है हड़प्पा, फोर्थ है धोलावीरा। तो अगर नर्तकी की कांस्य मूर्ति की बात करें वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये सब याद रखना, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है द माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। वहीं हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। धोलावीरा जो है ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और वहीं लोथल ये भोगवा नदी के तट पर कहाँ है? गुजरात में ये भी है। नेक्स्ट हमारा है कि 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो 1906 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, कब हुआ था? 1906 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की। वहीं लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया था और इसके लाठीचार्ज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी का जवाब हिंदुस्तान लेगा। वहीं साथ ही जो लाला लाजपत राय जी थे, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक कौन थे? क्या इनकी उपाधि थी? क्या सब था इनसे रिलेटेड? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है कि 74वां संशोधन अधिनियम के में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए है नगर पंचायत, ऑप्शन बी है टाउन एरिया समिति, ऑप्शन सी है नगर पालिका परिषद, ऑप्शन डी है नगर निगम। तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था और इसके द्वारा ही जो हमारी 12वीं अनुसूची थी वो नगर पंचायत से संबंधित है, जिसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। वहीं 74वां संविधान संशोधन जो है वो टाउन एरिया समिति से रिलेटेड नहीं है, ये नगर पंचायत से, नगर पालिका परिषद से और नगर निगम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, नहीं पूछा है तो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये हमारा जो है ये संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। और राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये सभी संघीय कार्यपालिका के हैं। भाग 2 से लेकर 151 भाग 5 में संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ये सभी शामिल है। नहीं पूछा था तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए है अमरकोट, ऑप्शन बी है काबुल, थर्ड है लाहौर, फोर्थ है आगरा। तो अगर अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनको सुमेल करना है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतराय, पंचवेद, शतपथ और गोपथ। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट का ए होगा, यानी कि ऋग्वेद ये एकतरे और कोष्ठकी से संबंधित है, इनके दो हैं उपवेद, एकतरे और कोष्ठकी। सामवेद ये पंचविश से संबंधित है, यजुर्वेद ये शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है और अथर्ववेद गोपथ से संबंधित है। ये वाला तो बहुत ईजी है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? गोपथ से। और ऋग्वेद इसके दो हैं, एकतरे और कोष्ठकी। सामवेद ये पंचविश से है और यजुर्वेद ये शतपथ है। ठीक है, यजुर्वेद किससे है? शतपथ से। वेद कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद के हैं एकतरे कोष्ठकी, अथर्ववेद का गोपथ है, सामवेद का पंचविश और यजुर्वेद का शतपथ है। ठीक है, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है बेरुवारी संघ मामला, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती मामला, थर्ड है मिनर्वा मिल्स मामला, फोर्थ है एस.आर. बोम्मई मामला। तो वो कौन सा बात था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय लिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? नहीं पाया तो ये बेरुवारी संघ मामले में कहा था कि संविधान में जो प्रस्तावना है वे हमारा इसका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया था। तो मान लिया के है तो वो केशवानंद हो जाएगा, और नहीं माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो ये बेरुवारी संघ मामला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। ये भारतीय संविधान के प्रावधान है, जैसे कि मौलिक अधिकार है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, समवर्ती सूची है, आपातकालीन प्रावधान है। इस क्रोध यानी यहाँ से हमने प्राप्त किए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, कनाडा और जर्मनी।
इसमें से हमारा जो ये मौलिक अधिकार है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से ये लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। जब लिया गया था तब कितने थे? तब 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अब 300 के काम में एक विधिक अधिकार बनाकर डाल दिया गया है। वर्तमान में 6 अधिकार कौन कौन से हैं हमारे मौलिक? नंबर 1 हमारा है कि नंबर 1 है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। नंबर 2 हमारा कौन सा है? वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर हमारा ये 28 तक है। फिर हमारा है अल्पसंख्यकों के वर्गों से संबंधित अधिकार और छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 29-30 में और आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है, याद रखना। ये भाग 3 में है। ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड हमारा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से संबंधित है। बिल्कुल सही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। आपातकालीन प्रावधान ये जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। नहीं पूछा था तो ये संवर्ती सूची वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ना कि कनाडा से। ठीक है, संवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये याद रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? ऑप्शन ए है क्यूरोसिबो धारा, ऑप्शन बी है आयोसिबो धारा, ऑप्शन सी है पेरू धारा, ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया धारा। तो बताइए कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूरासिबो धारा। गल्फ स्ट्रीम की तुलना क्यूरासिबो धारा जो है महासागरीय धारा उससे की जा सकती है। नेक्स्ट है कि किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है 5वीं, ऑप्शन डी है 6ठी। तो बताइए वो कौन सी लोकसभा थी जिसमें सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं हुई थी निर्वाचित। नेक्स्ट है कि 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है दी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, थर्ड है कलकत्ता नेटिव एसोसिएशन और फोर्थ है बम्बई एसोसिएशन। तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसकी? दी इंडियन एसोसिएशन की। कब की थी? 1876 में की थी। नेक्स्ट हमारा है कि अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो अशोक का जो रानी का स्तंभ लेख है ये इलाहाबाद स्थान पर है। कहाँ पर है? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का नाम बदल के वर्तमान में प्रयागराज रख दिया गया है, ये भी याद रखना। दिल्ली है ये भारत की राजधानी है, बिहार है इसकी कैपिटल है पटना और मथुरा ये उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में ही है जहाँ अशोक की रानी का स्तंभ लेख है और इसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अशोक का सहवाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? ऑप्शन ए है खरोष्टी, ऑप्शन बी है अरेमाइक, ऑप्शन सी है यूनानी, ऑप्शन डी है ब्राह्मी। तो अशोक का जो सहवाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। किसका? अशोक का। कौन सा अभिलेख? सहवाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था बल्कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना,
ऑप्शन बी है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। ऑप्शन सी है कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले सन स्मारक या स्थान का संरक्षण करना। और ऑप्शन डी है कि समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करना। पूछा है इन सभी नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा मूल संविधान में नहीं था बल्कि बाद में जोड़ा गया। तो हमारे मूल संविधान में तो वैसे कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल कर्तव्यों को जो था वो जोड़ा गया था किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे जो मूल कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे रसिया से। ठीक है, कहाँ से लिए गए थे, ये रसिया से। कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। फिर आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया जो कि पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से था। तो मूल संविधान में कौन सा नहीं था, बाद में जोड़ा गया, तो वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य किसमें है, भाग 4 में है, 4 के ए में रसिया में लिए गए हैं, आर्टिकल 51 के ए में है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। पहला है कि पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। सेकेंड है कि पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। थर्ड है कि शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष का कार्यकाल तक रहती है। फोर्थ है यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य यानी कि गलत है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। ये बात गलत है क्योंकि जितना कार्यकाल बचा होता है सिर्फ उतने कार्यकाल तक होती है, ना कि 5 वर्ष तक। ठीक है, बल्कि पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। बिल्कुल सही बात है, पंचायत का कार्यकाल कब से कब तक होता है, इसकी जो पहली बैठक होती है उसे 5 वर्ष तक होता है। वहीं पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि तक समाप्त होने से पहले चुनाव संपन्न कराने होंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है, जब पंचायत का विघटन हो जाता है उसके 6 महीने की अवधि जब पूरी होने से पहले हमें क्या कराने होंगे, चुनाव कराने होंगे संपन्न। वहीं यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि जो है यानी शेष जो बचा हुआ टाइम वो 6 महीने से कम है तो चुनाव कराने आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है। अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो हमें सही जोड़ा इसमें से चुनना है। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड और फोर्थ। कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, तो हमारा ये थर्ड वाला और हमारा ये फोर्थ वाला कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। ये जो है ये धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ये हुम कौन थे। ऑप्शन ए है कि एक व्यापारी थे, ऑप्शन बी है कि एक नेता थे, ऑप्शन सी है कि सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सैनिक थे, ऑप्शन डी है कि भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर हम एयो हुम की बात करें तो इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और ये सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सैनिक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि छावनी बोर्ड जो है वो प्रशासित किया जाता है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है दोनों केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, और ऑप्शन डी है सार्वजनिक उद्यम द्वारा। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो छावनी बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री,
ऑप्शन डी है क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। तो बताइए इसमें से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो है वो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, जबकि क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री ये सभी क्षेत्रीय परिषद में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है कन्नौज में, ऑप्शन सी है बदायूं में, ऑप्शन डी है अजमेर में। अगर हम बात करें 2.5 दिन के झोपड़े की तो ये कहाँ स्थित है, ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर को राजस्थान का हरदे भी कहते हैं, ये भी याद रखना। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्था अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी हमारा है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो पंचायती राज संस्था में जो अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था है कौन से राज्य में नहीं है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 सबसे कम है पूरे देश में। वहीं मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, असम की दिसपुर और त्रिपुरा की अगरतला। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ऑप्शन ए है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑप्शन बी है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो सही आंसर ऑप्शन ई ही हो जाएगा कि किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त है पर विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, बल्कि कानून के समक्ष सब समान है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये तो दोनों लोगों को प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन ए है जयचंद्र, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है विजय चंद्र। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तो याद रखना 1191 और 1192 में तराइन के 2 युद्ध हुए थे, पहले में पृथ्वीराज चौहान और दूसरे में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर, सेकंड है कई उत्पादों की निजी कीमतें, थर्ड है कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, फोर्थ है नए कामों का सृजन। तो पूछा है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न जीवन स्तर ये भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले तो वे अलवर था। ये प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर है, इस बार नई करंट अफेयर लर्न करके जाना। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो जिला आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है, नहीं पूछा है, तो वो कृषिगत उत्पादकों की कीमत का निर्धारण करना ये नहीं है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। ऑप्शन ए है 29 दिन, ऑप्शन बी है 27 दिन, ऑप्शन सी है 29.5 दिन, ऑप्शन डी है 27.5 दिन।
तो चंद्रमा की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 डेज यानी कि 27.5 दिन में पूरा करता है। कौन? चंद्रमा। किसका? पृथ्वी का। कितना? 1.5 दिनों में पूरा करता है। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को शामिल करना है। ये फसलें हैं जैसे केला, गन्ना, चाय, रबड़। ये क्षेत्र हैं जैसे श्रीलंका, क्यूबा, मलेशिया, मध्य अमेरिका। इनमें हमें मिलान करना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट का 4 यानी कि केला की बात करें तो ये मध्य अमेरिका से है। सेकेंड का सेकेंड यानी कि गन्ना की बात करें तो ये क्यूबा से हैं। थर्ड का फर्स्ट यानी कि चाय की बात करें तो ये श्रीलंका की है। फोर्थ का थर्ड यानी कि रबड़ ये मलेशिया में है। तो केला कहाँ है? मध्य अमेरिका में, गन्ना क्यूबा में, चाय श्रीलंका में और रबड़ ये मलेशिया में। ठीक है, फसलों का मिलान करने पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें हमें मिलान करना है। कृषि प्रकार दिए गए हैं और यहाँ पे नदी बेसिन दी गई हैं। गहन निर्वाहक कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारिक, अन्न उत्पादक कृषि, स्थानांतरणशील कृषि। मर्रा डार्लिंग नदी बेसिन, संता आना नदी बेसिन, कांगो नदी बेसिन और गंगा नदी बेसिन। तो इसमें मिलान करने पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट का 4 यानी कि गहन निर्वाहक कृषि ये गंगा नदी बेसिन में आता है। सेकेंड का सेकेंड यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि इस सांता आना नदी बेसिन में आता है। थर्ड का फर्स्ट व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि मर्रा डार्लिंग नदी बेसिन में आता है। और फोर्थ का थर्ड यानी कि स्थानांतरणशील कृषि एक कांगो नदी बेसिन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। तो 8.2% था। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है 2011। तो भारत की में अगर बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तो यह 2013 में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। ऑप्शन ए है पेरू तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है खंबात की खाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी है गिनी तटीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है चिली तटीय क्षेत्र। को बताइए खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिनी तटीय क्षेत्र। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से गिनी तटीय क्षेत्र में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि किसने प्राप्त की थी। ये प्रीवियस ईयर करंट अफेयर यानी कि जिस ईयर ये पेपर हुआ था उस ईयर की है। तो इस बार 2025 की प्रीवियस ईयर तो इस बार 2025 के जनवरी से लेकर जनवरी तक की करंट अफेयर लर्न करके जाना। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कबीर केरल था। कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है। ऑप्शन ए है सुपीरियर झील, ऑप्शन बी है मिशिगन झील, थर्ड है एरी झील, फोर्थ है विक्टोरिया झील। तो बताइए इसमें से कौन सी झील है जो शिकागो शहर से है संबंधित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशिगन झील ये शिकागो शहर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है। अगर समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब की बात करें तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सही अभिव्यक्ति है तो इसमें से हमें सही अभिव्यक्ति बतानी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे शाह की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है ब्याज दर, ऑप्शन बी है पार्श्विक व प्रलेखन, थर्ड है पुनर्भुगतान का तरीका और फोर्थ है उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। तो बताइए कौन सा शाह की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो उधार लेने वाला व्यक्ति होता है इसकी शिक्षा साख की शर्तों में शामिल नहीं होती, जबकि ब्याज दर, पार्श्विक व प्रालेखन, पुनर्भुगतान ये सभी चीजें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अनविटियस रूल इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही फेमस है और बहुत ईजी भी है, कई बार पूछी जा चुकी है। ऑप्शन ए है एस.सी. अरोरा व अयंगर, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है के मुखर्जी और ऑप्शन डी है पीवी भट्ट। तो पॉवर्टी एंड अनविटियस रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वे है। ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी हमारा है नील नदी की घाटी, ऑप्शन सी है सीन नदी की घाटी और ऑप्शन डी है राइन नदी की घाटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि कैलिफोर्निया प्रदेश में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1994, ऑप्शन सी है 1993 और ऑप्शन डी है 1996। तो विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्थापना का वर्ष है 1995। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। ऑप्शन ए है उत्पाद विधि, ऑप्शन बी है जोड़े गए मूल्य की विधि, थर्ड है वे विधि, फोर्थ है आय विधि। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी वे विधि। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका वे विधि है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है। ऑप्शन ए है साहूकार, ऑप्शन बी है व्यापारी, थर्ड है सहकारी संस्थाएं, फोर्थ है साहूकारी व व्यापारी दोनों। तो इनमें से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहूकार और व्यापारी दोनों। ठीक है, ये अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत हैं, कौन, साहूकार और व्यापारी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी ये बीकानेर में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और वहीं जो उदयपुर होता है इसको वाइट सिटी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, पिछोला झील यहीं स्थित है। कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है जालोर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, थर्ड है कोटा में, फोर्थ है बीकानेर में। तो सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई। जोधपुर में ही राजस्थान की हाई कोर्ट भी स्थित है। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला स्थित है। जोधपुर जिले का शुभांकर कुरंजा है और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। वहीं बीकानेर के ऊँट काफ़ी फेमस हैं। कोटा साक्षरता में नंबर 1 पर है। जालोर जो है वो साक्षरता में न्यूनतम स्तर पर आता है। जालोर का शुभांकर भालू और रिच है और जालोर में ही सुवर्णगिरी फोर्ट है वो स्थित है, याद रखना। कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है जालोर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है कोटा में, ऑप्शन डी है बीकानेर में। तो राजस्थान में प्रथम मसाला पार्क की स्थापना ये जोधपुर में की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जोधपुर की बात करें तो यहाँ राजस्थान का हाई कोर्ट स्थित है। जोधपुर जिले का शुभांकर है कुरंजा। जोधपुर में ही मेहरानगढ़ किला स्थित है। ठीक है, वहीं जालोर जो है वो साक्षरता में न्यूनतम पर आता है। यहाँ सुवर्णगिरी किला स्थित है और जालोर का शुभांकर है भालू या रिच। कोटा जो है वो साक्षरता में नंबर 1 पर आता है और बीकानेर जो है वो ऊँटों के लिए काफ़ी फेमस है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है। ऑप्शन ए है पछुआ पवन, ऑप्शन बी है व्यापारिक पवन, ऑप्शन सी है ध्रुवीय पवन, ऑप्शन डी है चिनूक पवन। तो उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारिक पवन। ये उष्णकटिबंधों के स्थायी पवन है। नेक्स्ट है कि 2020-21 चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का पहला राज्य था। तो ये प्रीवियस ईयर का है, इस बार 2025 की करंट अफेयर देख कर जाना। तब ये जो था वो गोवा था। गोवा की कैपिटल है पणजी, तमिलनाडु की चेन्नई, महाराष्ट्र की है मुंबई और गुजरात की है गांधीनगर। नेक्स्ट है कि न्यू हालैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड में, थर्ड है न्यूजीलैंड में, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। और यूएसए से ही हमने मूल अधिकार लिए हैं, जो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। ठीक है, वर्तमान में 6 हैं। नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, यातायात प्रणाली को विकसित करना, उद्योगों का विकास करना और भारतीय कृषि को नष्ट करना। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका प्राथमिक उद्देश्य था समुद्र पार व्यापार से लाभ को कमाना। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है चयन का अधिकार, ऑप्शन सी है सूचित होने का अधिकार और ऑप्शन डी है बोलने का अधिकार। तो इसमें कौन सा उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बोलने का अधिकार है ये उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, जबकि सुरक्षा का, चयन का और सूचित होने का अधिकार शामिल है। 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों में औद्योगिक क्षेत्र का कितना अंश था? तो वे 25.9% था। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है वैश्वीकरण, थर्ड है निजीकरण, फोर्थ है वैश्वीकरण और निजीकरण दोनों। तो इसमें हमारे सरकार द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध या रुकावट हैं, इनको हटाना जो है वो उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेरी प्रदेश, ऑप्शन बी है स्टेप्स प्रदेश, थर्ड है पंपास प्रदेश, फोर्थ है कंपास प्रदेश। तो इसमें से कंपास प्रदेश ये व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जबकि प्रेरी, पंपास और स्टेप्स ये सभी हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है समस्या समाधान, ऑप्शन बी है भाषा का शिक्षण, ऑप्शन सी है अभिरुचि, ऑप्शन डी है सृजनात्मकता। तो इसमें जो ये भाषा का शिक्षण है, ये पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए है परिचर्या का आयोजन करना, ऑप्शन बी है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ऑप्शन सी है अनुवर्ती कार्यक्रम और ऑप्शन डी है योजना का आयोजन करना। तो समस्या समाधान विधि के एक सोपान के रूप में परिकल्पनाओं का निर्माण करना ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि शैक्षणिक कार्यों में एक रस्ता को कम करने के लिए डेज मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए है सौंदर्यात्मक, ऑप्शन बी है विषयी, थर्ड है व्यवसायिक, फोर्थ है मनोरंजनात्मक। तो शैक्षणिक कार्यों में एक रिश्ता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, से आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मनोरंजनात्मक। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है। ऑप्शन ए है अंतविषयी, सेकंड है बहुविषयी, थर्ड है विषयगत,
फोर्थ है विषयी। परंपरागत पूछा है तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा विषयी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर देश दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर रहा है। नेक्स्ट है कि शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है, जैसे कि राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास, संविधान, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र और इतिहास। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड यानी कि राष्ट्रीय एकता ये भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र से है। सेकंड का फोर्थ यानी कि औद्योगिक क्रांति ये हमारी इतिहास यानी हिस्ट्री से है। थर्ड का सेकंड यानी कि औद्योगिक विकास ये भूगोल और अर्थशास्त्र के है। और फोर्थ का फर्स्ट यानी कि संविधान ये नागरिक शास्त्र में है। तो हमारा राष्ट्रीय एकता किसमें है? ये हमारी ज्योग्राफी, हमारी हिस्ट्री और हमारी सिविक्स, इन तीनों में आता है राष्ट्रीय एकता। वही हमारा औद्योगिक क्रांति की हमारे इतिहास में दर्शाई गई है। वही औद्योगिक विकास की बात करें तो ये भूगोल में यानी जियोग्राफी में, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में है। वहीं फोर्थ पे हमारा है संविधान, ये हमारे नागरिक शास्त्र में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए देश उपागम को अपनाना चाहिए। देश उपागम के स्थान पर ऑप्शन ए है इकाई एकीकृत, ऑप्शन बी है एकीकृत इकाई, थर्ड है एकीकृत से संबंधित, फोर्थ है एकीकृत विषयी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी एकीकृत विषयी। हमारे विद्यालय में, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए। विषय उपागम के स्थान पर किसको अपनाना चाहिए? एकीकृत उपागम को। किसके स्थान पर? विषय उपागम के स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को हमें व्यवस्थित करना है, जैसे कि चयन और उद्देश्य का निर्धारण, योजना का बनाना, परिस्थिति को उत्पन्न करना, योजना का क्रियान्वयन, योजना का लेखा जोखा और योजना का मूल्यांकन। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और फिफ्थ। ठीक है। यानी कि सबसे पहले थर्ड आएगा परिस्थितियों को उत्पन्न करना, फिर फर्स्ट आएगा कि चयन करना और उद्देश्य का निर्धारण करना, फिर सेकंड आएगा कि योजना का बनाना, फिर फोर्थ आएगा योजना का क्रियान्वयन, फिर हमारा सिक्स्थ आएगा कि योजना का मूल्यांकन, फिर फिफ्थ आएगा कि योजना का लेखा जोखा। नेक्स्ट है कि मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम है। प्रस्तुतिकरण, वर्णन, अन्वेषण, व्यवस्था, परिपाक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, यानी सबसे पहले हमारा अन्वेषण होगा, फिर हमारा प्रस्तुतिकरण होगा, फिर हमारा परिपाक होगा, फिर हमारा व्यवस्था होगा और फिर हमारा वर्णन होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? ऑप्शन ए है प्रायोजक, सेकंड है कोषाध्यक्ष, थर्ड है प्रचार अधिकारी, फोर्थ है सजीव। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी प्रचार अधिकारी। सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख प्रचार अधिकारी रखता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे कि रेडियो, कैमरा, टीवी, इन सबको चलाना हम डेज के आधार पर सीखते हैं। ऑप्शन ए है नैमित्तिक अनुबंधन, सेकंड है प्राचीन अनुबंधन, थर्ड है सामाजिक अधिगम, फोर्थ है अंतर्दृष्टि अधिगम। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन। विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे कि रेडियो, कैमरा, टीवी, इन सबको चलाना नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर हम सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछिए डीएनए की। ऑप्शन ए है ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, थर्ड है डेवलप्ड न्यूक्लिक एसिड, फोर्थ है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड।
तो डीएनए यानी कि डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। इससे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शारीरिक गतिज बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है। ऑप्शन ए है पर्यटक, सेकंड है कवि, थर्ड है राजनीतिक नेता, फोर्थ है नर्तक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नर्तक। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था जो है वो नर्तक की हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है कि अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। फर्स्ट है अतिक्रिया प्रवृत्ति, सेकंड है संवेगिक अस्थिरता, थर्ड है अवधान में कमी, फोर्थ है ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं अतिक्रिया प्रवृत्ति, संवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, ये सभी हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पावलाव द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी है लार, ऑप्शन सी है घंटी की ध्वनि, ऑप्शन डी है भूख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घंटी की ध्वनि। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस घंटी की ध्वनि को इंगित करता है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि डेस के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ऑप्शन ए है बिने, सेकेंड है बोरिंग, थर्ड है बकिंघम, फोर्थ है वर्ट। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरिंग। बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि के परीक्षण को मापता है। नेक्स्ट हमारा है कि मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं। ऑप्शन ए है सम्मान, ऑप्शन बी है सामाजिक, थर्ड है दैहिक, फोर्थ है सुरक्षा। तो हमारे जो मास्लो थे उनके अनुसार सबसे पहले जो आवश्यकताएं होती हैं वे दैहिक यानी कि फिजिकल आती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमंत्रण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। ऑप्शन ए है अनुक्रमिक अधिगमंत्रण, सेकेंड है पार्श्विक अधिगमंत्रण, थर्ड है नकारात्मक अधिगमंत्रण, फोर्थ है द्विपार्श्विक। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विपार्श्विक अधिगमंत्रण। जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखता है तो ये कौशल का अधिगमंत्रण उसे उल्टे यानी बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। सुगमता प्रदान करता है ये सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण ही द्विपार्श्विक हस्तांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है आवश्यकता, सेकंड है अंतर्नोद, थर्ड है संवेग, फोर्थ है प्रोत्साहन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं। ऑप्शन ए है विलंबित, सेकंड है सहकालिक, थर्ड है अवशेष, फोर्थ है पश्चगामी। तो बताइए किस प्रकार के अनुबंधन हमारे अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा विलंबित। विलंबित प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में कितने तरह यानी प्रकार के रूलर होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो अगर हम बात करें एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के रूलर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत। ऑप्शन ए है कि जानवर, गोबर और पौधे, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स, थर्ड है बैटरीज और पेड़ों की पत्तियां, फोर्थ है पशु कचरा व कीटनाशक। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि केस मेमोरी और डेस के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क और मॉनिटर, सेकेंड है सीपीयू और मुख्य मेमोरी, थर्ड है पेन ड्राइव और एएलयू, फोर्थ है रोम और मॉनिटर। तो केस मेमोरी जो होती है वह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है।
नेक्स्ट है कि 1 पेटाबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट्स। तो 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट्स होती है। नेक्स्ट हमारा है कि एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वे है रोलबैक इंडेक्स, डिलीट इंडेक्स, रिमूव इंडेक्स और ड्रॉप इंडेक्स। तो एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वो है ड्रॉप इंडेक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर का मेंस का पेपर जो 2023 को 26/2 को हुआ था मॉर्निंग में लेवल सेकंड का 6 to 8 का हमारे है। इसी हमको आइडिया मिला कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस तरह से 2026 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। I hope you like this video. If you like it then like, subscribe and share and don't forget to subscribe my channel. साथ ही हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए, सारे प्रीवियस ईयर देखने के लिए। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक